दोस्तों आज की वीडियो में हम संपूर्ण काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित, या फिर आप यूजीसी नेट या फिर अन्य किसी भी स्टेट से हिंदी साहित्य और व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आज की वीडियो में हम काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आपके काव्य शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 100% आपके वो एग्जाम में क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामा जी माने जाते हैं। कौन? भामा जी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे एग्जाम में? अलंकार कौन लिखेंगे? भामा लिखेंगे। ऐसे करके याद रखिएगा। आचार्य भामा, उद्भट और रुद्रट किस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं? तो ये अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। रीति संप्रदाय आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बामन देखिए, बामन क्या आंसर जाएगा? बामन 8वीं सदी के उत्तरार्ध के समय के माने जाते हैं। देखिए, बामन होते हैं, पंडित होते हैं, वो क्या है, समाज के अंदर कोई भी कार्य करवाते हैं तो वो रीतिबद्ध तरीके से, यानी कि रीतियों के अनुरूप ही क्या करवाते हैं, वो कार्य करवाते हैं। ठीक है, कोई भी अनुष्ठान वगैरह हुआ तो उसमें बामन लोग क्या करवाते हैं, रीति तरीके से क्या है, अनुष्ठान करवाते हैं। इसके बाद देखिए, आचार्य दंडी और बामन किस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या जाएगा? रीति संप्रदाय। रीति को काव्य की आत्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा, आईएमपी है। ठीक है, काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन से माने गए हैं? वामन माने गए हैं। ठीक है, रीतिवादी आचार्य कौन है? वामन। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन माने जाते हैं? वामन जी माने जाते हैं। ठीक है, तो रीति से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा आपका उत्तर वामन से ही बनेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रस संप्रदाय आपसे पूछा गया है तो भरत मुनि। ठीक है, भारत में क्या है, रस बहुत है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत में मुनियों का रस बहुत है, तो समय द्वितीय सदी माना जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आचार्य लोलट, शंकुक और भट्टनायक अभिनव गुप्त किस संप्रदाय के प्रमुख व्याख्यात आचार्य माने जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या जाएगा? रस संप्रदाय के माने जाते हैं। रस सूत्र के किस व्याख्या का मत उत्पत्तिवाद और आरोपवाद का आपको देखने को मिलता है? ठीक है, किसका मिलता है? भट्ट लोलट का मिलेगा। रस सूत्र के किस व्याख्यात का मत अनुमतिवाद और अनुकृतिवाद कहा जाता है? तो क्या आंसर जाएगा इसका? शंकुक जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या जाएगा? शंकुक। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? अनुमतिवाद के व्याख्याकर्ता कौन माने जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या जाएगा? शंकुक जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। इसके बाद देखिए, रस सूत्र के व्याख्याता का मत भुक्तिवाद और भोगवाद कहा जाता है। किसका कहा जाता है? तो भट्टनायक का। यहां से क्वेश्चन आपको बन जाता है। कैसे बनता है? भुक्तिवाद और भोगवाद के व्याख्याकर्ता कौन माने जाते हैं? आपका उत्तर जाएगा भट्टनायक माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इससे। इसके अलावा देखिए, ध्वन्यालोक की टीका लोचन, नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अभिनव गुप्त जी के द्वारा लिखी गई थी। रस सूत्र के किस व्याख्याता का मत अभिव्यक्तिवाद से माना जाता है? देखिए, अभिव्यक्ति नाम से ही आपको अभिव्यक्ति, और यहां पर भी क्या है? अभिनव गुप्त। ठीक है, तो दोनों को रिलेट कर लीजिएगा, आपको आसानी से हो जाएगा।
साधारणीकरण का प्रवर्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन बनता है। साधारणीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? भट्टनायक। ठीक है, कोई भी मान लीजिए नायक होता है, आपने फिल्मों वगैरह में देखा है, नायक क्या होते हैं? एक बिल्कुल ही साधारण रहते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वनि, देखिए जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई भी गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो उससे क्या है, वो उसमें से ध्वनियां निकलती हैं और वही ध्वनियां हमें क्या देती हैं? आनंद देती हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आनंदवर्धन माने जाते हैं। 9वीं सदी के उत्तरार्ध का समय माना जाता है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले, देखिए ध्वनि को पूछा गया है तो ध्वनि कैसी है? आनंदमयी है। और काव्य की आत्मा कौन मानेंगे? फिर आनंदवर्धन जी मानेंगे। हृदय दर्पण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? भट्टनायक के द्वारा लिखा गया। औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा किसके द्वारा लिखा गया? क्षेमेंद्र के द्वारा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आईएमपी है, आपसे पूछा जाएगा औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो क्षेमेंद्र को माना जाता है। आगे देखिए, वक्रोक्ति संप्रदाय बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसके द्वारा यह प्रवर्तक किया गया था? वक्रोक्ति संप्रदाय का आचार्य कुंतक के द्वारा। किसके द्वारा? कुंतक के द्वारा। 10वीं सदी के उत्तरार्ध के समय में ये माने जाते हैं। इसके बाद देखिए, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य कुंतक ने। देखिए जहां पर वक्रोक्ति आएगा मोस्ट प्रोबेबली है, ठीक है, 99% आपका कुंतक ही रहेगा। ठीक है, वक्रोक्ति का जाएगा तो कुंतक ही आंसर जाएगा। रीति का आएगा तो आपको ज्यादातर वामन ही दिखेंगे वहां पर। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले, यहां से देखिए मैंने आपको भी बोला था कि 99% आपको कुंतक दिया जाएगा। अब यहां पर आप फंस जाओगे, क्या हो जाएगा? देखिए वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य कौन माने गए हैं? भामा जी माने गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, औचित्य संप्रदाय का अभी आपको बताया है, क्षेमेंद्र जी माने जाते हैं। 11वीं सदी के उत्तरार्ध का समय इनका माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? आचार्य अभिनव गुप्त जी माने जाते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में और बनते हैं वो रचनाओं से संबंधित बनते हैं, जैसे काव्य प्रकाश, काव्य का प्रकाश। ठीक है, देखिए मम्मी हमारी क्या है? हमारे जीवन में काव्य का यानी कि एक तरह से एक प्रकाश करती हैं हमारे जीवन का, ज्ञान का, विचारों का। आप इसको इसी प्रकार से याद करिएगा, काव्य का प्रकाश मम्मी के द्वारा हुआ, तो आप मम्मी जी से आप याद रखेंगे मम्मट को। ठीक है, क्या रखेंगे? मम्मट को याद रखेंगे। 10 रूपकम ग्रंथ धनंजय। ठीक है, धनंजय के क्या हैं? 10 रूप हैं, ऐसे याद रखिएगा। धनंजय के क्या हैं? 10 रूप हैं। अगला देखिए, व्यक्ति विवेक रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महिम भट्ट। अब यहां से देखिए, व्यक्ति के विवेक की हमेशा क्या होती है? महिमा होती है। ठीक है, व्यक्ति के विवेक की क्या होती है? हमेशा महिमा होती है। काव्य अनुशासन किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, अब देखिए काव्य के अंदर अनुशासन, देखिए चंद्रमा का अनुशासन आप देखिए बहुत ज्यादा रहता है, तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा, काव्य अनुशासन हेमचंद्र। ठीक है, चंद्र पीछे आ गया। अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। किसकी है? रुय्यक की। अलंकार सर्वस्व। ठीक है, अलंकार अगर मान लीजिए, देखिए अलंकार सर्वस्व नहीं होगा तो रो देंगे। अगर स्त्री की बात करें तो अलंकारों के बिना, यानी कि अलंकार आभूषण के बिना वो क्या है? इतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी होनी चाहिए, है ना। लेकिन हम क्या है, फिर भी वो ये बोल देते हैं शालीनता ही बहुत ज्यादा सुंदरता की प्रतीक है। अगर शालीनता ही अकेली हो जाती तो अलंकारों का प्रयोग ही नहीं होना था, यानी कि किसका? आभूषणों का प्रयोग नहीं होना था। तो अलंकार सर्वस्व क्या है? रुय्यक है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, साहित्य दर्पण किसके द्वारा लिखी गई? विश्वनाथ। आईएमपी क्वेश्चन है ये, साहित्य में दर्पण। ठीक है, विश्व में क्या है? साहित्य का दर्पण है। ठीक है, विश्व में क्या है? साहित्य का दर्पण। आगे देखिए, अलंकार शेखर रचना कैसी है? मिश्रित है। तो ऐसे याद रखिएगा,
अलंकार शेखर रचना क्या है, मिश्रित है, तो केशव मिश्र आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, केशव मिश्र। एकावली प्रताप रुद्रम रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, तो विद्यानाथ के द्वारा। ठीक है, प्रताप आपके अंदर कब आएगा, रुद्र कब रहते हो आप, जब आपके अंदर विद्या रहती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिएगा, एकावली और प्रताप रुद्रम किसकी रचना है, विद्यानाथ जी की है। काव्य दर्पण रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, चूड़ामणि दीक्षित के द्वारा। ठीक है, चूड़ामणि दीक्षित के द्वारा। काव्य अलंकार सार संग्रह रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, उद्भट के द्वारा। ठीक है, काव्य अलंकार सार संग्रह का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है, ऐसे याद रखिएगा। काव्य अलंकार सार संग्रह का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है, तो क्या आंसर जाएगा, उद्भट जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इन सभी रचनाओं को, चीजों को आप याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए, संस्कृत में काव्य अलंकार नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। भामा द्वारा रचित है काव्य अलंकार 7वीं सदी, और दूसरा है काव्य अलंकार किसका है, यह किसका माना जाता है, रुद्रट का माना जाता है। ठीक है, एक काव्य अलंकार किसका माना जाता है, भामा का, और दूसरा किसका माना जाता है, रुद्रट जी का माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, वृत्ति वार्तिकम और कुवलयानंद रचना किसकी है, तो अप्य दीक्षित की। ज्यादातर आपको एग्जाम में कुवलयानंद पूछी जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ये पूछी गई है। कुवलयानंद रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अप्य दीक्षित के द्वारा। चित्रमीमांस तथा लक्षण रत्नावली किसकी रचना है, तो यह भी किसकी मानी जाती है, अप्य दीक्षित की। ठीक है, इसके बाद देखिए, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार तिलक किसकी रचना मानी जाती है, रुद्र भट्ट की मानी जाती है। किसकी, रुद्र भट्ट की। रुद्रट और कुंतक ने काव्य हेतु कितने माने हैं, अब आपको काव्य हेतु की पूछी जाएगी। ठीक है, रुद्रट और कुंतक के द्वारा काव्य हेतु कितने माने हैं, 3 माने हैं। कौन कौन से, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, शक्ति उत्पन्न हुई, और किससे उत्पन्न हुई, वो अभ्यास से हुई। ऐसे आपने याद रखना है। बामन का ज्यादातर आपको पूछा जाता है, कितने काव्य हेतु माने हैं, तो इन्होंने भी 3 माने हैं, लोक विद्या और प्राकीर्ण। क्या है, लोक विद्या और प्राकीर्ण। इसके बाद देखिए, व्यंग के तार तत्व में के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं, तो 3 भेद माने जाते हैं। ध्वनि है, गुणीभूत व्यंग चित्र है, और तीसरा क्या है, चित्र माना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए, रस निष्पत्ति और रस सूत्र के विख्याता, यहां से क्वेश्चन अब आपको बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए, उत्पत्तिवाद के कौन माने जाते हैं, भट्ट लोलट। ऐसे आप इसको याद रखिएगा कि जो लोलट लोग हैं उनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लोलट लोग हैं उनकी क्या है, उत्पत्ति हुई है। मत दर्शन कौन सा है इनका, वेदांत है। संयोग कौन सा माना जाता है, देखिए, उत्पाद और उत्पादक, गम्य और गम, और पोष्य और पोषक। अब यहां से पूछा जाएगा आपको कि भट्ट लोलट का आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उत्पाद्य और उत्पादक किसका संयोग माना जाता है, तो उत्पत्तिवाद का माना जाता है। ठीक है, गम्य गमक किसका माना जाता है, उत्पत्तिवाद का। पोष्य पोषक उत्पत्तिवाद का। निष्पत्ति इसकी क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई है। आगे देखिए, अनुमतिवाद आपसे पूछा जाएगा, तो शंकुक। ठीक है, शंख बजाकर क्या है, अनुमति लेनी है। मत दर्शन इसका क्या है, न्याय देना है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा जब महाभारत के अंदर सबसे पहले देखिए धर्म युद्ध लड़ा गया था, और धर्म युद्ध लड़ने के लिए सबसे पहले शंख को बजाया गया था। ठीक है, क्या बजाया गया था, शंख को बजाया गया था, और उसी क्या है, शंख से ही अनुमति मिली। ठीक है, शंख बजाने से ही अनुमति मिली, और देखिए जब वो युद्ध हुआ तो सभी को न्याय भी मिला, है ना। संयोग क्या है, अनुमान है। निष्पत्ति क्या मानी जाती है, अनुमिति मानी जाती है। ठीक है, भुक्तिवाद आपसे पूछा जाएगा, तो भट्ट नायक, देखिए नाम से ही सीधा पता चल रहा है, भुक्ति से भट्ट। मत दर्शन क्या है, सांख्य। आपसे पूछा जाएगा सांख्य दर्शन किसका माना जाता है, तो भट्ट नायक का। ठीक है,
क्या माना जाता है, भट्ट नायक का, और भुक्तिवाद से ये संबंधित है। संयोग आपसे ज्यादा तक, ये आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए संयोग आपसे भुक्तिवाद का पूछा जाएगा, भोज्य और भोजक है। निष्पत्ति क्या है, भुक्ति है। अभिव्यक्तिवाद आपसे पूछा जाएगा तो अभिनव गुप्त जाएगा, ठीक है। यहां से भी देखिए अभि और अभि, यहां से आपको आसानी से याद रहेगा। मत या दर्शन इनका क्या है, शैव है। संयोग क्या है, व्यंग व्यंजन है। निष्पत्ति क्या है, अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो आपको ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए साहित्यकार, प्रसिद्ध कृति इनकी, ठीक है। जो भी साहित्यकार रहे हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, यहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, नाट्य शास्त्रम ग्रंथ या फिर कृति किसके द्वारा लिखी गई। आपका उत्तर जाएगा भरत मुनि की, ठीक है। भारत में क्या है, नाट्य शास्त्र का प्रयोग बहुत होता है, ऐसे रखिएगा। काव्य अलंकार, काव्य अलंकार किसके द्वारा लिखी गई, भामा के द्वारा। काव्य दर्शन, देखिए डंडा मारेंगे तभी आप क्या दोगे, दर्शन दोगे, ऐसे इसको याद रखिएगा। तो दंडी जी का कौन सा है, कृति कौन सी है, काव्य दर्शन है। बामन जी की कौन सी है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। अब यहां पर देखिए भरत मुनि जी का भी काव्य अलंकार है, ठीक है। आपको ऐसे पूछा जाएगा, आपसे भामा का पूछा जाता है और बामन का पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए काव्य अलंकार दे दिया गया है, उसमें भामा ना होकर बामन है, तो बामन को आंसर लगाइएगा। अगर मान लीजिए वहां पर भामा भी दिए हैं, बामन भी दिए हैं, तो आपने उत्तर क्या लगाना है, भामा लगाना है, ठीक है। और अगर आपको ये पूरा दे दिया जाए काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, तो अब आपने क्या लगाना है, बामन को लगाना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, ठीक है। अगर भामा आएगा तो काव्य अलंकार आपको चूज करना है। अगर बामन भी दिया है तो भी काव्य अलंकार चूज करना है, ठीक है। अगर वहां पर भामा ना दिया हो और बामन दिया हो तो काव्य अलंकार आप सीधे सीधे बामन को लगाइएगा। अगर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति दिया हो तो बामन ही सीधा आंसर आएगा। अभिनव गुप्त, ठीक है, अभिनव गुप्त की कौन सी है, अभिनव भारती है, लोकनंच है और दशम सती मानी जाती है। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन कहां से बनेगा, आनंदवर्धन से मिलेगा। आनंदवर्धन की कौन सी कृति मानी जाती है, धवन्यालोक मानी जाती है। कौन सी, धवन्यालोक। राजशेखर की काव्य मीमांस, भट्ट नायक की हृदय दर्पण, धनंजय की 10 रूपकम और रुद्रट की काव्य अलंकार, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको भोज्य की पूछी जाएगी, सरस्वती, कंठाभरम और श्रण। तो ये आपको याद रखना है, आपको सरस्वती कंठाभ्रमण नाम से पूछी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोज की रचना मानी जाती है। महिमा भट्ट की कौन सी है, व्यक्ति विवेक है। अभी आपको बताया था व्यक्ति में विवेक होगा तभी उसकी क्या होगी, महिमा होगी। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा, आईएमपी है, ठीक है, औचित्य विचार चर्चा। तो आपको औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक भी क्षेमेंद्र माने जाते हैं। मम्मट, मम्मट क्या करेंगे, काव्य का प्रकाश करेंगे। रुय्यक का आपको देखना है अलंकार सर्वस्यम, ठीक है, क्या माना जाता है, अलंकार सर्वस्यम। जयदेव का चंद्रलोक, ठीक है, जयदेव की कौन सी रचना मानी जाती है, चंद्रलोक मानी जाती है। विद्यानाथ की एकावली, विद्यानाथ की कौन सी है, प्रताप रुद्यम मानी जाती है। विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, आईएमपी रचना है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। केशव वित्र की अलंकार शेखर मानी जाती है। इसके बाद देखिए बामन जी की, बामन जी की कौन सी है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। हेमचंद्र की काव्य अनुशासनम, अप्य दीक्षित की कुवलयानंद और चित्र मीमांसा, ठीक है। तो आपको ये रचनाएं दिखेंगी। अप्य दीक्षित की कौन सी है, कुवलयानंद और चित्र मीमांसा है। जगन्नाथ की रस गंगाधर है, ठीक है, इसको ड मत बोल दीजिएगा, ठीक है, न बोला जाता है, रस गंगाधर है। चूड़ामणि दीक्षित की कौन सी मानी जाती है, काव्य दर्पण मानी जाती है, ठीक है। तो आपको क्या है, काव्य शास्त्र से संबंधित मैंने जितने भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रहते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले, वो मैंने आपको सभी के सभी करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती है, देखिए एक बार में चीजें नहीं क्लियर रहती हैं, तो आपको इसको कम से कम 1-2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है।
और जब आप इसको देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी आपके देखिए टीजीटी पीजीटी से संबंधित है, यूजीसी से संबंधित है, आपको बहुत अच्छी क्लासेस यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, साहित्य से संबंधित अब एक और सीरीज शुरू करेंगे जो कि हमारी रहेगी व्याकरण से संबंधित भी, जहां पर आपको क्या है डिटेल में, पहले डिटेल में आपको चीजें करवाई जाएंगी व्याकरण की, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। ठीक है, उससे आपको देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत हेल्प मिलेगी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, या फिर आप जो भी ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।